3 जनवरी 1903 में जन्मे जयपाल सिंह ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र, ऑक्सफोर्ड डिबेटिंग सोसाइटी प्रेसिडेंट, ऑक्सफोर्ड ब्लू खिलाड़ी, आईसीएस, ओलंपिक हॉकी गोल्ड विजेता टीम कप्तान बने। देशभक्ति में आईसीएस ठुकराए, आदिवासी अस्तित्व बचाने राजनीति अपनाए, झारखंड आंदोलन चलाए, संविधान सभा में आदिवासी आवाज उठाकर अधिकार दिलाए। आदिवासी मसीहा जयपाल सिंह पर इतिहास मौन क्यों है? भारत के महापुरुषों में से एक थे जयपाल सिंह। उनकी देशभक्ति उन्हें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, बाबा साहब अंबेडकर जैसे महापुरुषों के साथ खड़ा करती है। नेहरू, पटेल, अंबेडकर पर सैकड़ों किताबें लिखी हैं, फिल्में बनी हैं, मूर्तियां और मेमोइल बने हैं, लेकिन जयपाल की देशभक्ति और भारत निर्माण योगदान इतिहास में दफन है। उनकी जन्मभूमि टकरा गांव में कुछ भी नहीं बदला है। उनके गांव के प्राइमरी स्कूल तथा सेंट पॉल स्कूल, रांची छात्रावास की ऐतिहासिक धरोहरों को राष्ट्रीय स्मारक घोषणा का इंतजार है। जयपाल सिंह को ओक्लाहोमा में वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स फोरम, अमेरिका ने पंखों वाली टोपी, हेडगियर पहनाकर वर्ल्ड इंडिजिनस ट्राइबल चीफ की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया। लेकिन देश गौरव बयाने वाले जयपाल सिंह को भारत में सम्मान का इंतजार है। ऐसे महान देशभक्त की उपेक्षा करना अक्षम्य अपराध है। जैसे ही नफरती धुंध छटेगी, उनका नाम भारत और विश्व पटल पर रोशन होगा। जयपाल सिंह आज के भारत का बड़ा रहस्य है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका जैसे देशों में उनके बारे में बहुत सारे राज छुपे पड़े हैं। पूजा परमार, एसोसिएट प्रोफेसर, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, कनाडा ने अपने रिसर्च पेपर अनडूइंग हिस्टोरिकल रोंग, लॉ एंड इंडिजिनिटी इन इंडिया में जयपाल सिंह को एक ग्लोबल लीडर बताते हुए कहा है कि ऐसे वैश्विक महापुरुष की अनदेखी करना एक ऐतिहासिक गलती है। उन्होंने दशकों पूर्व न्याय, स्वतंत्रता, समानता, देशभक्ति, संस्कृति, मानवाधिकार, विकास विषयों पर जो विद्वतापूर्ण विचार व्यक्त किए थे, वे आज भी बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। संतोष किरो, झारखंड के रिसर्च स्कॉलर ने द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जयपाल सिंह पुस्तक में उन्हें महान देशभक्त, विद्वान वक्ता, विचारक, शिक्षाविद, लेखक, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, प्रभावी सांसद, कुशल प्रशासक, असाधारण खिलाड़ी बताया है। बहुआयामी प्रतिभा की ऐसी मिसाल विश्व में बहुत कम देखने को मिलती है। लोगों ने जयपाल को आदिवासी मसीहा, आदिवासी भाग्य विधाता, मृांग गोमके, फोगोटन टाइटन, जेंटल जॉइंट, अमृत पुत्र, महान देशभक्त, आसमानी सितारा, गुदई का लाल जैसे नामों से सम्मानित किया है। ऐसे महापुरुष की जीवनी स्कूलों, कॉलेजों में पाई जाए, उनकी जयंती मनाई जाए। मृांग गोमके जयपाल सिंह ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम द्वारा हेमंत सोरेन की झारखंड सरकार ने मेधावी छात्रों को ब्रिटेन में विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति देकर सराहनीय काम किया है। अन्य राज्य सरकारों और केंद्र द्वारा भी जयपाल के बहुआयामी व्यक्तित्व पर शोध को प्रोत्साहित किया जाए। जयपाल सिंह 2 जुलाई 1946 में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णोचिद्र मित्रा को पराजित करके संविधान सभा पहुंचे। संविधान निर्माण और आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर अंग्रेजी में विद्वतापूर्ण ऐतिहासिक वक्तव्य दिया, जिसके कुछ अंश हिंदी में निम्न प्रकार हैं। मैं उन लाखों अज्ञात लोगों की ओर से बोलने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, जो आज़ादी के अनजान लड़ाके हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं और जिनको बैकवर्ड ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स और जाने क्या क्या कहा जाता है, पर मुझे अपने जंगली होने पर गर्व है। मैं सभा से कहना चाहूंगा कि अगर कोई देश में सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार का शिकार हुआ है तो वो हमारे लोग हैं। पिछले 6000 सालों से उनकी उपेक्षा हुई है और अपमानजनक व्यवहार किया गया है। मैं जिस सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज हूं, उसका इतिहास बताता है कि आप में से अधिकांश लोग जो यहां बैठे हैं, बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं, जिनके कारण हमारे लोगों को अपनी धरती छोड़कर जंगलों में जाना पड़ा। आप सब लोग आदिवासियों को लोकतंत्र सिखा ही नहीं सकते हैं, बल्कि आपको ही उनसे लोकतंत्र सीखना है। आदिवासी इस धरती पर सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक लोग हैं, लेकिन नवातुक आर्य लोग आदिवासी लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हैं। आज हमारे लोगों की जरूरत सरकार से सुरक्षा की है। हम कोई विशेष सुरक्षा की मांग नहीं कर रहे हैं। हम केवल यही चाहते हैं कि आदिवासियों को भी इस देश में बराबर का नागरिक समझा जाए। मैं कहूंगा कि आदिवासियों का पूरा इतिहास अंतहीन उत्पीड़न और बेदखली रोकने के लिए किए गए आंदोलनों और विद्रोहों का इतिहास है। हमारे लोग बाहरी लोगों के नस्लवाद से 6000 सालों से उत्पीड़ित होकर जी रहे हैं।
आदिवासी लोग भी भारतीय हैं और उनका भी इस देश से उतना ही सरोकार है जितना कि किसी और का। लेकिन इतिहास ने हमें शब्दों की बाजीगरी और धोखेबाजी के सिवाय कुछ नहीं दिया है। संविधान सभा में बैठे राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, पटेल, अंबेडकर जैसे दिग्गजों सहित सभी ने विद्वान वक्ता जयपाल सिंह को ध्यान से सुना और उनकी बातों पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अगस्त 1947 की रिपोर्ट में जब आदिवासी हितों और अधिकारों को अनदेखा किया गया तो जयपाल ने कड़े तेवर दिखाते हुए संविधान सभा में जोरदार वक्तव्य में कहा कि पिछले हजारों सालों से इस देश में किसी का शोषण हुआ है तो वे आदिवासी ही हैं जिन्हें न्याय दिया जाए। 15 नवंबर 1947 में जयपाल की प्रधानमंत्री नेहरू, पटेल, आजाद, वेरियर एल्विन से ऐतिहासिक वार्ता हुई जिसमें सभी ने आदिवासी सुरक्षा पर सहमति जताई। उनके विद्वतापूर्ण प्रयासों से आदिवासियों को संविधान में अनुसूचित जनजाति के नाम से लोकतंत्रीय संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं, सरकारी सेवाओं में आरक्षण, 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में विशेष प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्र और राज्य सरकारों को विकास की जिम्मेदारी जैसे कई प्रावधान किए गए। मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने 2007 में प्रकाशित अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में जयपाल सिंह के बारे में लिखा है कि उन्होंने संविधान सभा में न केवल छोटा नागपुर बल्कि पूरे भारत की जनजातियों का प्रतिनिधित्व किया। यह एकमात्र उन्हीं का प्रयास था जिसकी वजह से आजादी के बाद संविधान में जनजातियों को आरक्षण और विकास की गारंटी मिली। जयपाल सिंह खदानों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों, विशेषकर आदिवासी मजदूरों, की खराब हालत से बहुत चिंतित थे। उनकी हालत सुधारने के बारे में बिहार सरकार से प्रयास किए। उन्होंने आदिवासी लेबर फेडरेशन की स्थापना की। जयपाल ने प्रस्तावित झारखंड राज्य निर्माण में सभी जाति और धर्मों के लोगों को सहभागी बनाने के लिए 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया। सर्वसम्मति से उन्हें इसका अध्यक्ष चुना गया। विभिन्न जातियों के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट दिए। 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में जयपाल के करिश्माई नेतृत्व में झारखंड पार्टी ने मुर्गा चुनाव चिन्ह पर 34 विधानसभा और 5 संसदीय क्षेत्रों में सफलता हासिल करके प्रस्तावित झारखंड राज्य से कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया और उनकी पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था। जयपाल का ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व था कि चुनावी सभाओं में उन्हें सुनने के लिए लोग दूर दूर से खिंचे चले आते थे और खुलकर चंदा भी देते थे। आदिवासी आवाज दबाने के लिए कांग्रेस ने जयपाल को विदेशियों का दलाल, ईसाइयों का एजेंट बताया, लेकिन मंगंत कहानियों के झूठे प्रचार से उनकी करिश्माई छवि को धूमिल करने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं और वे अनमोल हीरे की तरह चमकते रहे। चुनाव परिणामों से घबाए बिहार के दिग्गज नेताओं ने अलग झारखंड राज्य की मांग को विफल करने की षड्यंत्रकारी योजना बनाई। 2 फरवरी 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग के रांची आगमन के समय जयपाल को आयोग से दूर रखने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह एवं कृष्ण वल्लभ सहाय, विनोदानंद झा जैसे नेताओं ने मिलकर घिनौनी व्यूहरचना रची। वे जयपाल को झारखंड राज्य के बारे में प्रधानमंत्री नेहरू के जरूरी बुलावे के बहाने राजकीय विमान से दिल्ली ले गए और उन्हें आयोग के दिल्ली लौटने तक वहीं रोके रखा। आयोग ने झारखंड पार्टी के दूसरे सांसदों और विधायकों को झारखंड पर चर्चा का समय भी नहीं दिया। जयपाल अपने प्रयास से जब नेहरू से मिले तो उन्होंने वार्ता संबंधी किसी संभावना से इनकार किया। वे समझ गए कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जब वे रांची लौटे तो आयोग दिल्ली वापस जा चुका था। जयपाल को तनिक भी आशा नहीं थी कि बिहार राज्य के मुख्यमंत्री और अपने को सभ्य कहने वाले महत्वपूर्ण लोग इतना घिनौना और कपटी व्यवहार करेंगे। अब उन्हें लगा कि देश के लोकतंत्र में आदिवासियों और उत्पीड़ित तबकों के लिए कोई जगह नहीं है। इस धोखेबाजी से आयोग ने 1956 में अलग झारखंड राज्य की मांग खारिज कर दी। अगर कांग्रेस षड्यंत्र नहीं रचती तो 1956 में ही जयपाल सिंह के सपनों का झारखंड राज्य बन जाता। जयपाल सिंह आदिवासी विकास के बारे में नेहरू की नीति से सहमत नहीं थे। उन्होंने बहस के दौरान कहा था, आप जिस विकास की बात कर रहे हैं वह एक दिन आदिवासियों की कब्रगाह बन जाएगा। विकास के लिए आदिवासियों को बलि का बकरा बनाया गया है। इनको जबरदस्ती विस्थापित किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना के पंचेत बांध उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री नेहरू ने 6 दिसंबर 1959 में कहा था, आदिवासी राष्ट्र निर्माण के लिए त्याग करें। विकास परियोजनाओं से देश के साथ आदिवासियों का भी विकास होगा। उन पर भरोसा करके आदिवासियों ने देश के लिए पुश्तैनी जमीन देकर त्याग किया। आदिवासी जमीन पर उद्योग लगे और बांध बने। उनके गांव और खेत पानी में डूब गए। लेकिन ऐसी परियोजनाओं से आदिवासियों को विकास के बजाय बर्बादी ही मिली।
आम चुनावों में जयपाल सिंह के नेतृत्व में झारखंड पार्टी के बढ़ते प्रभाव ने प्रधानमंत्री नेहरू और कांग्रेस की चिंता बढ़ाई। नेहरू ने झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय की शर्त पर झारखंड राज्य की मांग मानने के लिए जयपाल को आश्वासन दिया। नेहरू पर यकीन करके जयपाल ने आदिवासी हित को ध्यान में रखते हुए 20 जून 1963 में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। 1964 में नेहरू के निधन बाद जब झारखंड राज्य के लिए उन्होंने कांग्रेस के अन्य नेताओं से प्रयास किए तो मायूसी ही मिली। कांग्रेस धोखेबाजी से बेचैन जयपाल सिंह ने विलय गलती की समीक्षा करते हुए झारखंड मांग को पुनर्जीवित करने के लिए पुराने साथियों से संपर्क किया। सभी ने 13 मार्च 1970 में बहु बाजार रांची सम्मेलन में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसमें विलय को जीवन की सबसे बड़ी भूल माना। लेकिन 20 मार्च 1970 को उनका दिल्ली सांसद निवास पर अचानक निधन हो गया। इस संदिग्ध निधन से न केवल झारखंडियों बल्कि सारे देश के आदिवासियों को गहरा सदमा लगा। उन्होंने एक ऐसा महामानव खो दिया जिसने आदिवासी और देश के लिए सारे जीवन संघर्ष किया। 15 नवंबर 2000 में अलग झारखंड राज्य तो बन गया, लेकिन ये जयपाल सिंह के सपनों का झारखंड नहीं था। खनिज संपदा लुटेरों और भूमाफियाओं की बाढ़ के चलते आदिवासी आबादी 51% से घटकर 26% रह गई। सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के समता आदेश 1997 के दिशानिर्देशों का खुला उल्लंघन करते हुए खनिज लीज व लाइसेंस आदिवासियों के बजाय गैरादिवासियों को दे दिए हैं, जिससे खनिज संपन्न झारखंड राज्य में आदिवासी विस्थापन, गरीबी, शोषण और भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं। जयपाल सिंह का संक्षिप्त जीवन परिचय। जयपाल सिंह का संक्षिप्त जीवन परिचय उनकी आत्मकथा लो बिरसेंद्रा एन ऑटोबायोग्राफी, संविधान सभा, संसद डिबेट्स तथा अन्य स्रोतों से लिया है। 1. तत्कालीन बिहार और मौजूदा झारखंड के खूंटी जिले के टकरा गांव के मुंडा समुदाय में जन्मे जयपाल सिंह बचपन से ही आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनके पिता अमरू पहान और मां राधामणि का समाज में सम्मान था। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल और सेंट पॉल हाई स्कूल रांची में हुई। प्रिंसिपल कैनोन कॉसग्रेव उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। 2. 1918 में जब प्रिंसिपल कॉसग्रेव ट्रांसफर होकर इंग्लैंड लौटे तो वे अपने साथ 15 वर्ष के जयपाल को आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड ले गए। उन्होंने सेंट अगस्टिन और सेंट जॉन्स कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। एक मेधावी छात्र होने से स्कॉलरशिप भी मिला। वे बहुत प्रतिभाशाली छात्र, कुशल वक्ता, असाधारण खिलाड़ी और नेतृत्व गुण संपन्न थे। 1924 में ऑक्सफोर्ड डिबेट सोसाइटी सचिव और 1925 में प्रेसिडेंट चुने गए। वे विभिन्न छात्र संगठनों, स्पोर्ट क्लबों के सक्रिय सदस्य थे और पत्रिकाओं, अखबारों के लिए कॉलम लिखते थे। 3. यूनिवर्सिटी में जयपाल ने मेधावी छात्र के साथ खिलाड़ी के रूप में भी अपनी धाक जमाई। वे हॉकी में एक बहुत बड़ा नाम थे और कई पेशेवर टीमों के लिए ब्रिटेन और यूरोप में खेलते थे। वे पहले अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे जिन्हें 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू यानी असाधारण खिलाड़ी का प्रतिष्ठित खिताब दिया गया। 4. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट जयपाल ने इकोनॉमिक्स ऑफ स्पोर्ट्स थीसिस लिखी, जो खेल जगत के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। 5. 1927 में अंग्रेजों की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस में प्रथम प्रयास में चयनित होकर जयपाल ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आईसीएस ट्रेनिंग दौरान 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स के लिए इंडियन हॉकी टीम के कप्तान की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर उन्होंने खेलने के लिए छुट्टी मांगी तो ब्रिटिश टीम के लिए खेलने की शर्त लगा दी, जिस पर राजी न होने पर लंदन में बैठे अंग्रेज अधिकारी ने छुट्टी देने से मना कर दिया। जयपाल ने करियर को दांव पर लगाकर खेलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह फैसला अंतरात्मा की आवाज सुनकर देश हित में किया था। 6. जयपाल की कप्तानी में इंडिया ने हॉकी का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल 1928 में जीता, जिसके बाद हॉकी में स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई। गोल्ड मेडल हासिल कर गुलाम इंडिया को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया और नस्लभेदी रंगभेदी यूरोप को करारी शिकस्त दी। टीम सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं: जयपाल सिंह कप्तान, रिचर्ड एलन, ध्यानचंद, मॉरिस गेटले, विलियम जेम्स कुलिन, लेस्ली हैमंड, फिरोज खान, जॉर्ज माथिन्स, रेक्स नॉरिस, ब्रूम एरिक पिनिगर, माइकल रॉक, फ्रेडरिक सीमैन, शौकत अली एवं सैयद यूसुफ। असाधारण उपलब्धि के लिए इंडिया के तत्कालीन अंग्रेज वायसराय लॉर्ड एडवर्ड फ्रेडरिक इरविन ने खुद जयपाल सिंह को बधाई दी और बधाइयों की बरसात हुई।
हॉकी गोल्ड जीतने के बावजूद जब आईसीएस की ट्रेनिंग 1 साल बढ़ा दी तो स्वाभिमानी जयपाल ने प्रतिष्ठित आईसीएस छोड़कर स्वदेश भारत लौटने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। देश हित में आईसीएस ठुकराना जयपाल की बेमिसाल देशभक्ति को दर्शाता है। हॉकी जादूगर माने जाने वाले ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा है कि जयपाल सिंह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टीम के प्रमुख स्तंभ थे और समूचे ब्रिटेन में उनकी बहुत प्रतिष्ठा आई थी। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में उनका चयन सर्वथा स्वाभाविक और नैसर्गिक था। ब्रिटेन की हॉकी दुनिया में और वहां के सोशल सर्किल में वे जिस असाधारण रूप से लोकप्रिय थे, इसे मैंने नज़दीक से देखा है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात थी कि हमें उनके जैसा कप्तान मिला था। 7. नौकरी छोड़ने की खबर ब्रिटेन के अखबारों में प्रमुखता से छपी तो बर्माशल ब्रिटिश ऑयल कंपनी के अंग्रेज चेयरमैन ने जयपाल की योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें 1929 में कलकत्ता ऑफिस में आईसीएस से दुगनी तनख्वाह पर पहला अश्वेत प्रभारी नियुक्त किया। 8. जयपाल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कलकत्ता में रहते हुए जब उन्हें कंपनी से 1 महीने की छुट्टी मिली तो वे एक करीबी मित्र के साथ दार्जिलिंग चले गए। वहां इस मित्र के जरिए तारा विनफ्रेड मजुमदार से उनकी मुलाकात हुई। तारा बहुत धनी और राजनीतिक रूप से बंगाल के जानेमाने प्रतिष्ठित परिवार की लड़की थी। वो बहुत सुंदर तथा व्यवहार कुशल थी। उनके पिता पी.के. मजुमदार और मां एग्नेश का भारतीय समाज में बड़ा सम्मान था। तारा के नाना व्योमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष थे। तारा जयपाल को बहुत प्यार करने लगी और उनसे मिलने दार्जिलिंग से कलकत्ता आती थी। तारा की आतुरता को देखते हुए जयपाल ने 1931 में उनसे विवाह कर लिया। उनके 3 बच्चे हुए। बहुत धनी परिवार की बेटी होने के बावजूद भी तारा ने अपने को बदली परिस्थितियों में ढालते हुए एक समर्पित जीवन संगनी की तरह जयपाल का 2 दशकों तक पूरा साथ दिया। लेकिन 1952 में जयपाल की झारखंड पार्टी ने जब चुनावों में कांग्रेस को हराया तो इसने उनके पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया और तारा अपने बच्चों को लेकर इंग्लैंड में जा बसी। 9. कलकत्ता में बर्माशल में काम करते हुए जयपाल को नस्लीय भेदभाव महसूस होने लगा तो प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ दी। 1934 में अचिमोता कॉलेज, गोल्ड कोस्ट, घाना, अफ्रीका के अंग्रेजी कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर काम करके शिक्षाविद की पहचान बनाई। 1937 में भारत के राजकुमार कॉलेज, रायपुर में प्रिंसिपल बने जहां सामंतों, राजाओं और अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे। 10. बीकानेर रियासत में विदेश सचिव एवं विदेश मंत्री पदों पर काम करने का अवसर मिला तो जयपाल ने अपनी प्रशासनिक प्रतिभा दिखाई। 11. बिहार में आदिवासी शोषण मुक्ति और विकास हेतु बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डा. राजेंद्र प्रसाद को 1938 में पत्र लिखा। बाद में उनसे मिलने पटना भी गए और आदिवासी शोषण, शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की। लेकिन उनके जवाबों से निराशा ही मिली तो आदिवासियों के लिए काम करने की तमन्ना से उन्होंने बीकानेर रियासत के शान शौकत भरे पद छोड़ने का मन बनाया। 12. पटना में तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर सर मॉरिस हालेट ने उन्हें बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया जिसे विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। राजसी सुख सुविधा त्याग कर जयपाल ने बिहार में आदिवासी हित रक्षा हेतु काम करने का निर्णय किया। 12. 20 जनवरी 1939 में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष पद स्वीकार करते हुए रांची में दिए अध्यक्षीय भाषण में कहा कि मैं लगभग 20 साल से आप लोगों के बीच में नहीं था। अब हमारी आर्थिक और राजनैतिक आजादी के लिए आगे आने वाले संघर्ष में आप मुझसे नेतृत्व करने के लिए कह रहे हैं। इस महान उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए एक सेवक के रूप में मैं पूरी सच्चाई से स्वयं को समर्पित करता हूं। 13. जयपाल ने एक साप्ताहिक आदिवासी सकम का प्रकाशन शुरू किया जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और मुंडारी भाषाओं के लेख होते थे। इसके लिए कुछ लोगों ने स्वेच्छा से पैसे जमा किए। खर्चे की भरपाई न होने की वजह से कुछ साल बाद प्रकाशन बंद कर दिया। 14. जयपाल सिंह एक महान दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। वे मानते थे कि आदिवासी सुरक्षा एवं विकास का समाधान राज्यों के पुनर्गठन से ही संभव है। इसलिए उन्होंने बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर अलग झारखंड राज्य का आंदोलन चलाया था। 15. संविधान सभा में आदिवासियों की आवाज बने जयपाल सिंह ने जिन मुद्दों को उठाया था उन्हें कुछ संशोधनों सहित संविधान में समाहित कर दिया गया है। 16. आदिवासियों के एकछत्र नेता होने के बावजूद जयपाल ने अपने लंबे राजनैतिक जीवन में मुश्किल से मुश्किल घड़ी में और आर्थिक तंगी के दिनों में भी कभी किसी से उधार नहीं मांगा, न रिश्वत ली और न कोई संपत्ति जुटाई। लोगों से जो भी पैसा या साधन मिले उन्हें अपने व्यक्तिगत लाभ या परिवार हित के बजाय पार्टी और संगठन पर उपयोग किया। 17.
जयपाल एक निर्भीक, ईमानदार और देश सेवा में समर्पित लोकप्रिय शख्सियत थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, महिला, आदिवासी और खेल विकास पर उनके विचार महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। 18. जयपाल एक मोहक बहुभाषी विद्वान वक्ता थे। उन्होंने संविधान सभा को 14 सितंबर 1949 में प्रमुख आदिवासी भाषाओं को संविधान की अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया था। 19. जयपाल मानते थे कि आदिवासियों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है और इन पर कुछ न थोपा जाए। उनके प्रयासों से आदिवासी विकास हेतु पंचशील सिद्धांत बनाए गए। 20. जयपाल भारत में खिलाड़ी और खेल उद्योग को व्यवस्थित ढंग से प्रोत्साहित करने के पक्षधर थे। उन्होंने 1958 में अलग केंद्रीय स्पोर्ट्स मंत्रालय बनाने की मांग की थी। ऐसी दूरदर्शी प्रतिभा के नाम से एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स स्थापित करके इकोनॉमिक्स ऑफ स्पोर्ट्स आधारित शिक्षा दी जाए जिससे विश्व स्तरीय अच्छे खिलाड़ी उभर सकें। उदाहरण के लिए, ऐसी एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी की शुरुआत आदिवासी बहुल लद्दाख से की जा सकती है। जयपाल सिंह ने नस्लभेदी गोरे अंग्रेजों और मनुवादी काले अंग्रेजों को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व बचाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। अगर जयपाल न होते तो आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाते और इनका अस्तित्व मिट गया होता। जयपाल ने आदिवासी दर्शन को सूत्रबद्ध करके ऐसे संवैधानिक हथियार दिए हैं जिनसे आदिवासी समूचे मानव समाज को सहजीवी बना सकते हैं। आदिवासी अस्तित्व बचाने और शोषण मिटाने के लिए सभी को जाति और धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर समर्पित भाव से जयपाल सिंह के मिशन को आगे बढ़ाना है।